निसंदेह संगीत शब्द से जिन व्यक्तियों को थोड़ा भी प्रेम होगा वे तानसेन के नाम से भली भांति परिचित होंगे। यद्यपि इस महापुरुष की मृत्यु हुए लगभग 400 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी संगीत संसार में इसकी विमल कीर्ति आकाश के सूर्य के समान प्रदीप्त हो रही है। सन 1500 ईस्वी के लगभग की बात है। ग्वालियर में मुकुंद राम पांडे नामक ब्राह्मण निवास करते थे। कोई कोई इन्हें मकरंद पांडे के नाम से भी पुकारता था। पांडित्य और संगीत विधा में लोकप्रिय होने के साथ साथ आपको धन धान भी यथेष्ट रूप में प्राप्त था। यदि कोई चिंता थी तो वह संतान होने की। आपकी पत्नी पूर्ण साध्वी व कर्मनिष्ठ थी। दंपति को संतान की चिंता हर समय सताती रहती थी। आखिरकार वह समय भी आ गया जब इनकी चिंता एक दिन हमेशा के लिए समाप्त हो गई। मोहम्मद गौस नामक सिद्ध फकीर के आशीर्वाद से 1532 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर एक छोटे से गांव देहट में इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बालक का नाम तन्ना मिश्र रखा गया। बच्चे का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ। एकमात्र संतान होने के कारण माँ बाप ने किसी भी प्रकार का कठोर नियंत्रण नहीं रखा। फलस्वरूप 10 वर्ष की अवस्था में बालक तन्ना मिश्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र, सैलानी व नटखट प्रकृति का हो गया। इसी बीच उसके अंदर एक आश्चर्यजनक प्रतिभा देखी गई। वह आवाजों की हूबहू नकल कर लेता था। किसी भी पशु पक्षी की आवाज की नकल कर लेना इसके लिए खेल था। शेर की बोली बोलकर अपने बाग की रखवाली करने में इसे बड़ा मजा आया करता था। एक दिन बिंद्रावन के महान संगीतकार सन्यासी स्वामी हरिदास जी अपनी शिष्य मंडली के साथ उक्त बाग में होकर गुजरे तो बालक तन्ना ने एक पेड़ की आड़ में छुपकर शेर जैसी दहाड़ लगाई। डर के मारे सब लोगों के दम फूल गए। स्वामी जी को उस स्थान पर शेर रहने का विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत खोज की। खोज करने पर दहाड़ता हुआ बालक मिल गया। बालक के इस कौतुक पर स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अन्य पशु पक्षियों की आवाज भी बालक से सुनी तो वह मुग्ध हो गए और उसके पिताजी से बालक को संगीत की शिक्षा देने के लिए निमित्त मांगकर अपने साथ वृंदावन ले आए। गुरु की कृपा से 10 वर्ष की अवधि में ही बालक तन्ना धुरंधर गायक बन गया और यहीं से इसका नाम तन्ना की बजाय तानसेन हो गया। गुरु जी का आशीर्वाद पाकर तानसेन ग्वालियर लौट आए। इसी समय इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व पिता ने तानसेन को उपदेश दिया कि तुम्हारा जन्म मोहम्मद गौस नामक फकीर की कृपा से हुआ है, इसलिए तुम्हारे शरीर पर संपूर्ण अधिकार उसी फकीर का है। अपनी जिंदगी में कभी उस फकीर की आज्ञा की अवहेलना मत करना। पिता का उपदेश मानकर तानसेन फकीर मोहम्मद गौस के पास आ गए। फकीर साहब ने तानसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाकर अपना अतुल वैभव आदि सब कुछ उन्हें सौंप दिया। अब तानसेन ग्वालियर में ही रहने लगे। कुछ दिनों के बाद राजा मानसिंह की विधवा पत्नी रानी मृगनयनी से तानसेन का परिचय हुआ। रानी मृगनयनी बड़ी मधुर और विदुषी गायिका थी। वे तानसेन के गायन पर मुग्ध हो गई और उन्होंने अपने संगीत मंदिर में शिक्षा पाने वाली हुसैनी नामक की से इनका विवाह करा दिया। विवाह के पश्चात तानसेन अपने गुरु जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंचे। इसी समय फकीर मोहम्मद गौस का अंतिम समय निकट आया। फलस्वरूप गुरु जी के आदेश पर तानसेन को तुरंत ग्वालियर वापस आना पड़ा। फकीर साहब की मृत्यु हो गई और अब तानसेन एक विशाल संपत्ति के अधिकारी बन गए। अब वह ग्वालियर में रहकर आनंद पूर्वक ग्रस्त जीवन व्यतीत करने लगे। तानसेन के 4 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्रों का नाम सूरत सेन, तरंग सेन, शरद सेन और विलास खां था तथा लड़की का नाम सरस्वती था। तानसेन की सभी संतानें संगीत कला के संस्कार लेकर पैदा हुई थी। सभी बच्चे उत्कृष्ट कलाकार हुए। संगीत साधना पूर्ण होने के बाद सर्वप्रथम तानसेन को रीवा नरेश रामचंद्र अपने दरबार में ले आए। इन्हीं दिनों तानसेन के सौभाग्य का सूर्य चमक उठा। महाराजा ने तानसेन जैसे दुर्लभ रत्न को बादशाह अकबर को भेंट कर दिया। सन 1556 ईस्वी में तानसेन अकबर के दरबार में दिल्ली गए।
बादशाह ऐसे अमूल रत्न को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और तानसेन को उसने अपने नवरत्नों में सम्मिलित कर लिया। यह तानसेन का शौर्य काल था। बादशाह का अटूट स्नेह और सम्मान पाकर तानसेन की यश पताका उन्मुक्त होकर लहराने लगी। अकबर तानसेन के संगीत का गुलाम बन गया। कला पारखी अकबर तानसेन की संगीत माधुरी में डूब गया। बादशाह पर तानसेन का ऐसा पक्का रंग सवार देखकर दूसरे दरबारी गायक जलने लगे और सबने तानसेन के विनाश की योजना बना डाली। किंवदंती यह है कि लोग बादशाह के पास पहुंचकर कहने लगे, हुजूर, हमें तानसेन से दीपक राग सुनवाया जाए और आप भी सुने। इस राग को तानसेन के अलावा और कोई ठीक से नहीं गा सकता। बादशाह राजी हो गए। तानसेन द्वारा इस राग का अनिष्टकारक परिणाम बताए जाने और लाख मना करने पर भी अकबर नहीं माने और तानसेन को दीपक राग गाना ही पड़ा। राग जैसे जैसे शुरू हुआ, गर्मी बढ़ी। धीरे धीरे वायुमंडल अग्निमय हो गया। सुनने वाले अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छुप गए, किंतु तानसेन का शरीर अग्नि की ज्वाला से जल उठा। उसी समय तानसेन अपने घर भागे। वहां उनकी लड़की ने मेघ राग गाकर उनके जीवन की रक्षा की। इस घटना के कई मास पश्चात तानसेन का शरीर स्वस्थ हुआ। अकबर को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। कहा जाता है कि तानसेन के जीवन में पानी बरसाने, जंगली पशुओं को मंत्र मुग्ध करने तथा रोगियों को ठीक करने की अनेक संगीत प्रधान चमत्कारी घटनाएं हुई हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि गुरु कृपा से इन्होंने बहुत से राग रागनियां सिद्ध थी और उस समय देश में तानसेन जैसा कोई दूसरा संगीतज्ञ नहीं था। तानसेन ने व्यक्तिगत रूप से कई रागों का निर्माण किया, जिसमें दरबारी कानड़ा, मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार आदि उल्लेखनीय हैं। एक दिन यह महान संगीतज्ञ मृत्यु के निकट आ गया। दिल्ली में ही तानसेन ज्वर से पीड़ित हुए। अंतिम समय जानकर उन्होंने ग्वालियर जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु बादशाह के मोह और स्नेह के कारण तानसेन ने फरवरी 1585 ईस्वी में दिल्ली में ही अपने देह को त्याग दिया। इच्छानुसार तानसेन का शव ग्वालियर पहुंचाया गया और मोहम्मद गौस की कब्र के बराबर ही उनकी समाधि बनाई गई। तानसेन की मृत्यु के पश्चात उनका कनिष्ठ पुत्र बिलास खां ने तानसेन के संगीत को जीवित रखने और उनकी कीर्ति को प्रसारित करने का काम किया। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।